नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो उन सारे लोगों को बधाइयाँ जिन्होंने केवीएस टियर 1 को सक्सेसफुली क्वालिफाई कर लिया है। अब अब क्या बचा है? अब आपके पास केवीएस टियर 2 का एग्जामिनेशन डेट भी आपके सामने है कि भाई 27 मार्च से आपके केवीएस पीआरटी टियर 2 के एग्जाम्स होने लग जाएंगे। यानी कि अब आपके पास समय बहुत कम है और आपको इसमें सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलना है। लेकिन आज हम जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे आपको पता है, हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो भाई एक बार और फिर से मैं आपका जोरदार स्वागत करता हूं हमारी इस क्लास में। मैं आशीष राजौरिया आपको लेके चलता हूं मैथ्स की जर्नी में। यानी अब हमारे सामने एग्जाम खड़ा हुआ है और इस एग्जाम खड़े होने के साथ साथ हमारे दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल है कि अब आगे क्या? अब हम आगे कैसे करें? खासकर अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो अब आपके पास कितना समय है और आपको किस तरह से करना चाहिए वो आपको जानने की जरूरत है। अब यहां पर बैठे हैं तो अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है आपके पास समय बहुत कम है। यानी कि 27 मार्च को आपका एग्जाम लगा हुआ है, फिक्स हो चुका है। यानी कि आपको अगर देखा जाए आज से लगभग लगभग 20-22 दिन आपके पास है, क्योंकि बाकी दिनों को हम छोड़ देते हैं, वो इधर उधर चले जाते हैं। पढ़ाई वाले जो दिन हैं आपके पास 20 से 22 दिन, उसको भी हम कट डाउन करके लेके आते हैं और सिर्फ बोलते हैं कि भाई आपके पास ओनली 20 डेज आर लेफ्ट। अगर देखा जाए तो आपके पास सही से 20 दिन है और इन्हीं में आपको तैयारी करनी है। तो जाहिर सी बात है कि कम समय को देख के हमारे मन में कौतूहलता और साथ साथ हमारे एक उत्सुकता के साथ साथ हमारे अंदर एक डर पैदा होता है कि कैसे करेंगे। और हमारे अंदर डाउट्स भी आने लग जाते हैं कि टियर 1 तक तो हमने कर लिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो रिजल्ट का वेट कर रहे थे और पढ़ाई उन्होंने अभी तक चालू नहीं करी है। तो जैसे ही रिजल्ट आया अब वो बौखला चुके हैं, है ना। इतने हमारे पास मेल्स आ रहे हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, फोन कॉल्स आते हैं, हमारे सर के पास भी आते हैं, मेरे पास भी आते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है, कैसे करें इसकी तैयारी। तो अब मैं आपको आज इस क्लास के जरिए कुछ ना कुछ ये सारी चीजें बताने की जरूर कोशिश करूंगा, लेकिन इस क्लास से आप एक दो बातें जरूर सीख के जाएंगे। सबसे पहली चीज कि डरना नहीं है, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि भाई देखो, यहां से दो रास्ते ये निकल के आते हैं, या तो आप डरने लग जाओ, आप खूब थर थर कांपो और अपनी चीजों को खराब कर लो, और दूसरा ये कि आप शांति से अपनी चीजों को समझो, बिल्कुल शांत दिमाग से चीजों को करो, इमेजिनेटिव वे में करो, स्ट्रक्चर्ड वे में करो और अपनी चीजों को आगे बढ़ाओ। शांति मन में रखना है, करना जल्दी है, लेकिन मन में शांति रखनी है, क्योंकि अशांति से आपका काम बिगड़ जाएगा। किसी किसी को लग रहा होगा, आप सामने ही देख लो, किसी किसी को लग रहा होगा मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, किसी को लग रहा होगा मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ। तो भाई यूट्यूब ने आपके पास एक एक ऑप्शन दे रखा है कि आप इसकी स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं। आसानी से आप वैसा कर लीजिए जैसा आपकी सहूलियत हो। लेकिन अब मैंने आपको एक एक बात तो कह दी है। क्या कह दी है? कि आपको डरना नहीं है। ये लो भाई, मैं आया, ऐसे बहुत सारे टीचर आए और बोल दिया कि डरना नहीं है भाई, करना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों ना डरें या कैसे ना डरें, क्योंकि इतना सारा पहाड़ सा सिलेबस हमारे सामने पड़ा हुआ है और पीछे हमारा फ्यूचर का सूरज चमक रहा है। अब इसके चमकने में और इसके ढकने में सिर्फ 20 दिन ही बाकी हैं, और इस 20 दिन में हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे पास है, क्या रिसोर्सेज हैं, ये आपको अब रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। देखिए, अगर आप देखेंगे आपको समझ में आएगा कि आपके पास आज से लेके 27 मार्च तक 20 दिन हैं। और भैया मैं पहले बोल के आ गया हूं कि आपको डरना नहीं है। अब हम इस बात का जवाब देंगे कि डरना क्यों नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास चीजें हैं और स्ट्रक्चर्ड वे में है चीजें होना, और स्ट्रक्चर्ड वे में होना, ये दो इंपॉर्टेंट अलग अलग बातें होती हैं। अगर आपके पास चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में हैं तो आपके मन में डर जरूर खत्म होगा, काफी हद तक खत्म होगा। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी आपके पास स्ट्रक्चर्ड हो या अनस्ट्रक्चर्ड हो, वो आपके पास कंसाइज्ड वे में होना चाहिए। यानी कि इतना समय नहीं है कि आप हर चीज को खोल खोल के डिटेल में पढ़ सकें। यानी कि आपके पास बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और कॉन्साइज वे में, बहुत कम कम फॉर्मेट में, यानी गागर में सागर वाली बात है कि बहुत छोटी सी समय अवधि में आप बहुत सारा कुछ कर सकें। इसीलिए आपके पास कुछ कॉन्साइज रिसोर्सेज होने चाहिए जहां से आप कर सकें। बेशक हम वो कंसाइज रिसोर्स बनने की कोशिश जरूर करेंगे, स्ट्रक्चर्ड वे में आपको एक रास्ता तैयार करने की जरूर कोशिश करेंगे, बशर्ते इसमें अभी ये कहानी अधूरी है। ये दोनों कहानियां अधूरी हैं अगर इस पॉइंट पे आती हैं, क्योंकि दूसरा आपका साथ बेहद जरूरी है। अगर ये तीनों चीजें
एक साथ मिल जाएं तो यही फॉर्मूला रेडी हो जाता है आपकी सक्सेस का। केवीएस, पीआरटी, टियर 2, ये जरूर आपका निकल जाएगा अगर आपने स्ट्रक्चर्ड वे में, कंसाइज्ड वे में, यानी बहुत शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट जल्दी जल्दी देख के कॉन्सेप्ट के साथ। कंसाइज वे का मतलब ये नहीं कि हम चीजें छोड़ते जाएं, चीजें तो करें लेकिन बहुत संक्षिप्त रूप में करें, और साथ साथ आप अपना साथ हमारे साथ बरकरार रखिए। आप अपना साथ कैसे बरकरार रख सकते हैं भाई? लाइक और सब्सक्राइब करके नहीं। आप अपना साथ हमारे साथ इस तरह से बरकरार कर सकते हैं कि आप अपनी मेहनत अपने ऊपर जरूर लगाएं, क्योंकि इस विश्व में कोई भी टीचर आपको आ जाए और समझाता रहे, लेकिन अगर आप मेहनत में पीछे रह जाएंगे तो भाई वो बात नहीं बन पाएगी, वो बात नहीं बन पाएगी। तो बस बेसिक बात ये कहना चाह रहा हूं, मैं आपके मन से ये डर खत्म करने आया हूं, क्योंकि इन 20 दिन में हम सीखेंगे तो सही ही, लेकिन अगर आपके मन में मैंने डर ये खत्म कर दिया तो मैं एक अच्छा गुरु साबित हो सकता हूं। काफी हद तक मैं आपकी चीजें ठीक करके आपको 27 मार्च या आगामी आने वाले दिनों में जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपके मन से डर खत्म करके आपको सक्सेस का रास्ता जरूर दिखा सकता हूं, अगर अगर आप ये 3 चीजें बेहद अच्छे तरीके से करते हैं। तो अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर करें क्या या कैसे करें, स्ट्रक्चर्ड वे क्या होता है, कॉन्साइज वे क्या होता है। तो चलिए, इसीलिए तो आज हम आपके सामने आए हैं। इस क्लास में हम ये जो देखने वाले हैं कि केवीएस टियर 2 के किस तरह से चीजें आती हैं और उस सिलेबस में क्या क्या वो मांग रहे हैं, या किस तरह के प्रकार के क्वेश्चंस वो आपके सामने आए हैं। मैं एक एक करके आपको सब बताऊंगा। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको थोड़ा सा, वैसे तो मुझे पता है कि आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको मालूम ही होगा कि कैसे चीजें चल रही होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपका जो केवीएस टियर 2 का एग्जाम स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। आपको मालूम है कि आपके टोटल 70 क्वेश्चंस आने वाले होते हैं, जिसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और 10 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके रिटर्न फॉर्म में पूछे जाएंगे, यानी आपको उनके जवाब लिखित में देने होते हैं। ठीक है, अब जो 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है वो एक एक मार्क्स के रहेंगे, और जो 10 क्वेश्चन हैं वो 4 4 मार्क्स के रहेंगे। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम है, 2.5 घंटे में आपको देना है। इस तरह से ये कहानियां आपकी चलती हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि अब हम बात करते हैं मैथ्स की, क्योंकि यहाँ पर मैं मैथ्स के लिए आया हूँ, तो आपको मैथमेटिक्स की जरूर बात बताऊंगा। अब आप देख के चलिए कि 60 में से कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैथ्स से आ सकते हैं। तो आपके मन खुद कह रहा होगा, और आपने बहुत कहीं सुना भी होगा कि भाई, आप समझ के चलिए कि 15 क्वेश्चन, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको जरूर ऑब्जेक्टिव के दिखाई दे सकते हैं। यानी कि 10 से 15, हम 15 लेके चलते हैं, एक फिगर तो हमें देना ही पड़ेगा, कैसे ही कैसे कयास भी लगाएं तो भी 15 मार्क्स तो यहाँ से आपके आने ही वाले हैं। और अगर हम 10 में से अगर देखें, क्योंकि जिस तरह से ये 15 आए हैं 60 में से, है ना, इस तरह से 10 क्वेश्चन में से हो सकता है 2 क्वेश्चन आपके, 2 या 3 क्वेश्चन मैथ्स के हो जाए, तो 2 क्वेश्चन लेके चलते हैं, 2 या 3 भी लेके चलते हैं, तो 12 मार्क्स ये हो गए, क्योंकि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, या 2 भी लेके चले तो 8 हो गए, यानी 12 या 8 से लेके 12 नंबर आपके यहाँ पर है। अगर हम मोटा मोटी देखें, 15 और 8 आप देख लीजिए, तो 23 मार्क्स आपके कहीं नहीं है, या मोटा एक फिगर ले लें तो 25 मार्क्स तो आपके मैथमेटिक्स सिक्योर कर देगा। 20 से 25 मार्क्स, यानी कि 20 से 25% जो हिस्सा है पूरा, आप देखेंगे आगे हम पाई चार्ट देखेंगे कि अगर ये पूरा पाई चार्ट पूरा क्वेश्चन पेपर है तो इसमें से इतना हिस्सा आपका मैथमेटिक्स ले जाएगा। यानी बेशक ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट साबित होता है अगर केवीएस पीआरटी टियर 2 की बात करते हैं तो इस चीज को, इस 25 मार्क्स को कैसे सिक्योर करना है, अगर आप इनमें से 25 मार्क्स से 17 या 18 मार्क्स लेके आ जाते हैं तो बात बन जाएगी। आपको ये बात बनानी है, हमें 25 आउट ऑफ 25 नहीं चाहिए भाई, हमें आप 17, 18, 19, 20 भी दे दो तो चलेगा। 17 से 20 तक अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बस क्योंकि आपको इन दिनों में और भी चीजें करनी है। अब भाई, ये जो 20 मार्क्स की कहानी है ये उसी चीज से चलेगी। ये एक तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपके पास चीजें होनी चाहिए, और स्ट्रक्चर्ड सिर्फ स्ट्रक्चर्ड नहीं, कंसाइज वे में स्ट्रक्चर्ड चाहिए, यानी कि बहुत ही शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में, गागर में सागर भरने वाली बात आपके सामने जरूर होनी चाहिए। ठीक है, मैं इधर हो जाता हूं, अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो देख लीजिए। ठीक है, तो ये सारी कहानी आपके सामने है, इसको आगे देखते हैं कि किस तरह से हमें करना है। देखो भाई, ये लास्ट क्लास अगर आपको ज्ञात हो, अगर आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में सिलेबस को डिस्कस किया था, तो ये जो पेज आपको सामने दिखाई दे रहा है ये आपने जरूर देखा होगा।
आपने देखा होगा कि हमने किस तरह से पूरे सिलेबस को 5 भागों में बाँट दिया था। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और इसी तरह से 5वां नंबर। और पूरे के पूरे सिलेबस को 5 ब्लॉक्स में हमने आपके सामने रखा था। आज हम इन्हीं ब्लॉक्स को बड़ी डिटेल में देखेंगे कि डेवलपिंग सेंस ऑफ नंबर्स पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैं एक-एक क्वेश्चन सब पे लेके आया हूँ, जितनी भी आपको सामने दिख रही हैं। आगे इस क्लास में आप आगे बढ़ेंगे तो आप पाएँगे कि हर हर टॉपिक से एक-एक क्वेश्चन मैंने दिया है, ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो सके कि ये एग्ज़ाम कुछ बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं होगा अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे। ये मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा डरावना नहीं लगेगा आपको। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको ये आश्वासन ज़रूर दू देता हूँ। नेताओं जैसा वादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आश्वासन देता हूँ, क्योंकि दुनिया ट्रस्ट पे टिकी है कि आपके मन से इस डर को ज़रूर निकाल दूँगा कि मैथमेटिक्स आपको डराती है। ठीक है? क्योंकि इसी डर के निकलने से ही आपका एग्ज़ाम निकलेगा। बेशक बेशक आपको कॉन्सेप्ट्स तो आने ही चाहिए। तो देखिए, एक-एक करके सारे ब्लॉक्स के एक-एक टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहले डेवलपिंग द सेंस ऑफ नंबर, यानी जब नंबर सिस्टम एंड ऑपरेशंस की बात होती है भाई, तो वो एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है? सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ चाहता है कि आपके अंदर नंबर्स की समझ होनी चाहिए, सेंस होनी चाहिए। सेंस यानी समझ होनी चाहिए। क्या आपके अंदर नंबर्स की समझ है? किस तरह से क्वेश्चन पूछता है? एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि 5 अंकों की संख्या बनाइए जिसके अंकों का योग 25 हो और सबसे बड़ा अंक 1000 के स्थान पर हो। यानी कि एक 5 डिजिट नंबर बनाना है। फॉर्म ऑफ 5 डिजिट नंबर, यानी 1, 2, 3, 4, 5। 5 डिजिट नंबर बनेगा, हमने 5 डैश लिख लिए। यहाँ तक आपने कहानी खत्म कर दी है। अब कह रहे हैं कि हुज सम ऑफ डिजिट इज 25, और उनकी संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, यानी ये सारी संख्याओं का जब आप योग करेंगे तो उन संख्याओं का योग 25 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कहानी खत्म। एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इज एट द थाउजेंड्स प्लेस। थाउजेंड्स प्लेस आपको पता है कि नहीं, ये समझ होती है। यहाँ पर वो आपसे पूछना चाह रहा है कि थाउजेंड्स प्लेस आपको मालूम है कि नहीं, कि क्या होती है। तो आपने सुना होगा, ये वंस होती है, इकाई, ये दहाई, टेंस प्लेस होती है, और ये हजार वाली प्लेस यानी थाउजेंड्स प्लेस होती है। क्या आपको ये मालूम है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये आपको मालूम है कि नहीं? वंस, टेंस, 100। ओके, एक मिनट, ये 100 वाली पोजीशन होती है इंग्लिश में, और ये आपकी 1000 वाली पोजीशन होती है। क्या आपको ये मालूम है कि नहीं? वो आपसे इस बेसिक नॉलेज के बारे में पूछना चाह रहा है। क्या आपको ये बेसिक नॉलेज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, इकाई, दहाई, सैकड़ा वाली नॉलेज है कि नहीं? आप मुझे ये बताइए। कहाँ गया भाई ये? ठीक है जी, क्या आपको ये नॉलेज मालूम है कि नहीं? अब यहां पर आपको अपने आप से सवाल जरूर करना चाहिए। देखिए, अब हम एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं रब कर देता हूं, क्योंकि आप समझ गए कि थाउजेंड पोजीशन क्या है। थोड़ा सा देखते चलिए, आपको सारी चीजें अभी समझ में आने लगेगी। अभी हम पेस पकड़ लेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम धीरे धीरे चल रहे हैं। ठीक है जी, हाइलाइटर नहीं, हमें पेन चाहिए। चलिए, देखिए 25 नंबर। अब आप मुझे बताइए कि जो पांच संख्याएं हैं वो आप कैसे बना सकते हैं। आपको पता है आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही वो 10 संख्याएं हैं जिनके द्वारा आप ये 5 डिजिट बना सकते हैं। आपको ये समझ आनी चाहिए कि इस पोजीशन पर, इस पर्टिकुलर पोजीशन पर हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए। अब आप देखेंगे बड़ा नंबर कौन सा है, और उसके साथ साथ 25 का योग भी होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे नंबर आप बना सकते हैं। आपने रख दिया 9, ठीक है। अगर आपने यहाँ 9 रख दिया, अब आप कुछ भी रख दीजिए, आपको योग बनाना है 25। ऐसे करके आप बहुत सारे 5 डिजिट नंबर जरूर बना सकते हैं। यहाँ पर 9 रख दीजिए, यहाँ पर 8 रख दीजिए, तो अब आप देखेंगे 9 8 कितना हो गया, 17 हो गया। अब आपको 25 बनाना है टोटल। 17 के बाद मैं 3 रख सकता हूँ, 17 3 कितने हो गए, 20 हो गए। अब मुझे 5 और लाना है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 5 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ 4 ले लूंगा, यहाँ 1 ले लूंगा, तब भी मेरा काम हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे कई सारे नंबर बना सकते हैं जिसपे थाउजेंड्स की प्लेस पर सबसे बड़ा अंक हो। तो आप देखेंगे इन सारे अंकों में 9 सबसे बड़ा अंक है। बात समझ में आई? तो इस तरह से आप चीजें अपनी कर सकते हैं। ये नंबर्स की समझ आपके अंदर होनी चाहिए। इस तरह से ये आपको डेवलपिंग द सेंस ऑफ नंबर्स में डिमांड कर रहा है। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा कि काउंटिंग में क्या है। तो देखिए, काउंटिंग में वही जो हम काउंट करते हैं, संख्याओं को पता करते हैं। जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, 45 स्टूडेंट्स हैं। ईच ब्रिंग्स 3 पेंसिल, हर एक व्यक्ति 3 पेंसिल लेके आता है। तो कुल कितनी पेंसिल होंगी? यहाँ तक पहले सवाल का पहला हिस्सा यहाँ तक है। वो कह रहा है कि 45 स्टूडेंट है और हर व्यक्ति तीन 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 पेंसिल लेके आ रहा है, यानी कि आपको काउंट करना चाहिए कि 45 इंटू 3, 45 व्यक्ति इतनी पेंसिल लेके आएंगे।
आगे कहते हैं कि अगर 5 स्टूडेंट नहीं लाते हैं पेंसिल तो हाउ मैनी पेंसिल विल रिमेन। अगर 5 स्टूडेंट पेंसिल ही नहीं लाते हैं, 45 में से 5 लेके ही नहीं आए, तो लेके कितने आए? 4, 40 विद्यार्थी लेके आए, और कितनी पेंसिल लेके आएंगे? 3-3, तो 5 लेके नहीं आ रहे हैं, बाकी सब लेके आए हैं, तो कितनी होंगी? तो आपको ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया। तो क्या आप इस लैंग्वेज को इन नंबर्स में लिख पा रहे हैं कि नहीं? यही यही वो नंबर सिस्टम और उसके ऑपरेशंस में डिमांड कर रहा है। अगर एक बार आप डिमांड समझ गए तो आपको आसानी होगी क्वेश्चंस को समझने में, और आपको ये भी पता लगाने में आसानी होगी कि ये सवाल आ सकता है या नहीं। इसीलिए मैं एक एक करके सारी चीजें बता रहा हूँ। अब जैसे अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या मांगेगा, तो जो आ रहा है वही मांगेगा भाई, प्लस और माइनस इसी तरह से चीजें कराएगा। लेकिन आपको लैंग्वेज से, ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज से आपको आपको नंबर्स में आना, लिखना आना चाहिए। लैंग्वेज को नंबर्स में अगर आप लिख पाते हैं ना दोस्त, आपका काम हो जाएगा। क्या कह रहा है कि एक स्कूल में 245 बॉयज हैं, 245 लड़के हैं, 198 लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो कहेगा ये कितनी बच्चों वाली बात है, बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला दो, यानी 245 प्लस 198 मिला दो, तो आपका सवाल आपके आंखों के आगे हाजिर हो जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि 37 स्टूडेंट लीव द क्लास। अगर 37 लोग जो हैं क्लास को छोड़ देते हैं, स्कूल को छोड़ देते हैं, तो नया नया टोटल कितना होगा, कितने बच्चे बचेंगे? तो सबसे पहले उसने क्या करा है, 245 प्लस 198 करा दिया। फिर उसने क्या करा है, 37 को माइनस करवा दिया। इस तरह से आप अपना आंसर जरूर लिख सकते हैं। यही सारी चीजें एडिशन सब्ट्रैक्शन में कहीं ना कहीं वो आपसे पूछेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या कहानी होगी। तो आप देख लीजिए, द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज ₹125। एक किताब की कीमत 125 है। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 48 बुक्स। तो 48 किताबों की क्या होगी? तो क्या आपके अंदर ये समझ है कि इनको गुणा कर दिया जाता है? बिल्कुल बोलोगे, बचपन से कर रहे हैं भाई हमें ये, तो कर दिया आपने। लेकिन होता क्या है कि जब एग्जाम में ऐसी लैंग्वेज आती है तो उनको नंबर्स में लिखना काफी परेशान कर देता है हमें। यहीं से हमें अपनी सेंस डेवलप करनी है और इस मन के डर को निकालना है कि मैथमेटिक्स कुछ ऐसा आएगा जो आपके परखच्चे उड़ा देगा। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। आपने जो पढ़ा है शांति से स्ट्रक्चर्ड और कॉन्साइज वे में, वही आपके सामने होगा। इफ दिस अमाउंट इज शेयर्ड इक्वली अमंग द 6 स्टूडेंट्स। अगर ये जो राशि है 6 छात्रों में बराबर बांट दी जाए, यानी कौन सी राशि? ये राशि अगर 6 छात्रों में बराबर बांट दी जाए तो कितना एक एक व्यक्ति को मिलेगा, वो ये पूछना चाह रहे हैं। कितना एक एक व्यक्ति को मिलेगा? तो बस सिंपल सी बात है भाई, इतनी इतनी कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए 6 लोगों में तो कितना आएगा? तो आप बोलेंगे 48 इंटू 125 इंटू 6। अब देखो आप कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना, 6 8 जा 48, तो 125 इंटू 8, ये कर सकते हैं आप। अगर आप थोड़ा सॉल्व करना चाहते हैं तो 125 को आप 100 प्लस 25 देख लो, और आप देख लो कि 100 इंटू 8 करोगे तो 800 हो जाएगा, और 25 25 अट्ठे 200 कर देंगे। तो इस तरह से आप 1000 आसानी से लिख सकते हैं। तो क्या आपके अंदर ये समझ डेवलप हो रही है? अगर हो रही है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मेंटल अर्थमेटिक इसमें एक पोर्शन है, आपके ही सिलेबस को हम डिस्कस कर रहे हैं। मेंटल अर्थमेटिक। अब आप बोलेंगे पिछली बार भी आपने सिलेबस डिस्कस किया, इस बार भी। भाई पिछली बार हमने सिर्फ आपको बताया था कि ये आता है। अब हम इस बार बता रहे हैं कि किस तरह से वो आपसे सवाल पूछते हैं। मैं सारे सिलेबस के एक एक क्वेश्चन आपके सामने, सिलेबस के पॉइंट्स के एक एक क्वेश्चन आपके सामने रख दूंगा, और आपके मन को देखिएगा टटोल के कि आपको क्या लग रहा है आखिर में। ठीक है, चलिए देखते हैं। मेंटल अर्थमेटिक की अगर हम बात करें तो बिना लिखे, मेंटल बात कर रहे हैं ना, हालांकि वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको रफ शीट मिलेगी, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या आप इसको किस तरह से, जिस तरह से वो डिमांड कर रहा है वैसे सॉल्व करना सीख रहे हैं कि नहीं? जैसे देखिए 999 इंटू 25 है। अगर आपने ये किया है तो आप आसानी से कर सकते हैं कि इसको 1000 माइनस 1 करूंगा तो 999 आता है, और इस पूरे को अगर मैं 25 से सॉल्व करूं तो बात बन सकती है। 25 को 1000 से गुणा किया तो 25,000 हो गया, माइनस 25 इंटू 1 करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये कितना होगा? 24,975 आंसर आ जाएगा आपका। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पर भी हमने कहीं ना कहीं वही किया था कि 125 को हमने तोड़ दिया था 100 प्लस 25 में, और फिर इसका गुणा 8 में कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये सेम बात आपको यहाँ पर रिपीट होते हुए दिखाई देगी। बात समझ में आई? तो मेंटल अर्थमेटिक इस तरह से काम करता है। अब फ्रैक्शंस की बात कर लेते हैं, टुकड़े भाई, है ना, किसी नंबर के टुकड़ों को फ्रैक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो वो फ्रैक्शंस क्या होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं? वो जैसे एक को आप तोड़ोगे, किस तरह से तोड़ सकते हो? 0.2, 0.3,
0.4, 0.5, इस तरह से बोल सकते हो ना कि ये इस चीज का टुकड़ा है, एक हिस्सा है ना। आपने एक स्टिक ली और उसको तोड़ दिया 3 भागों में, तो ये क्या होगा, ये 1/3 है, ये 1/3 पार्ट है, ये भी 1/3 पार्ट कहलाया जाएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी हाँ, आपको समझ में आ रही होगी। तो चलो अब हम बात करते हैं, एक केक को 3/5 भाग, एक केक का 3/5 भाग खाया गया, यानी 3/5 ऑफ अ केक इज ईटन। जितना भी केक है, मान लो ये केक है, इसका 3/5 भाग हमने खा लिया। हाउ मच इज लेफ्ट? अब बोल रहे हैं कि कितना बचा। अगर पूरे का 3/5 खा लिया, मान लिया पूरा एक है, एक ही मानते हैं, है ना। अब आपको ये मालूम पड़ेगा कि इसका 3/5 खा लिया, तो आपके पास 5 चिकम 5, 5 में से 3 गए, 2/5 आ जाएगा। आप बोलेंगे 2/5 बचा भाई मेरे पास। फिर कह रहे हैं कि यदि बचे हुए का आधा भाग फिर खा लिया जाए, यानी कितने खाने वाले हैं भाई? आधे का आधा खा लो, 2/5 का फिर आधा खा लो, तो 2/5 का फिर आधा खाएंगे, यानी कि इसको भाग कर देंगे आधे से, 2 से, है ना। तो 2/5 का आधा यही होता है ना कि आधा खा लिया, यानी 2/5 को बड़े से भाग कर दिया 2 से, और ये 2 इसके पास चला जाएगा, तो आपको मालूम है 2/5 इंटू 2 हो जाना चाहिए, ये कहानी कटेगी और आपका आंसर आ जाएगा 1/5। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या इस तरह से आप चीजें समझ पा रहे हो कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ये फ्रैक्शंस आपको समझ में आ जाने चाहिए। इसी तरह से वो आपसे सवाल पूछेगा, बशर्ते बेशक हम एक क्वेश्चन में आपको पूरी कहानी तो क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आपको टच जरूर करा सकते हैं कि ये कहानी इस तरह से आपके सामने प्रेजेंट होगी, और आप देख लीजिएगा इसी तरह से आपके सामने चीजें आएंगी और आपको मेरी बात सुनाई देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक। देखिए भाई, इनकी क्या कहानी होती है? एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सारी चीजें इसमें चल रही होती हैं। अब आप कैसे निकालते हैं? क्या आपको एचसीएफ और एलसीएम की समझ मालूम है? अगर मालूम है तो 24 और 36 का एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं। और एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन देम, आपको मालूम होना चाहिए कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच क्या रिलेशनशिप है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम, हमारे प्यारे एलसीएम निकालेंगे, फिर हम यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे, और फिर दोनों के बीच में हम रिलेशन देखेंगे कि आखिर दोनों में रिलेशन क्या है। ठीक है जी, अच्छा सा पेन ले लेते हैं। चलो भाई, जय शनिदेव की करके काला ले लिया। 24 और 36 की बात करते हैं, तो एलसीएम कितना है वो निकालिए। 24 और 36 को निकालते हैं, तो आपको पता है बेसिक ऐसे कर लिखते हैं, एक डंडी बनाते हैं, दो डंडी बनाते हैं, नंबर्स लिखते हैं, और जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे तोड़ना चालू करते हैं, भाग करना। तो 12 बार ये चला गया, 2 से इसको काटेंगे तो 18 बार ये चला गया। फिर दोबारा से 2 से जा सकता है, 2 छक्के 12, 2 नंबर 18। अभी भी 2 से जा सकता है, 2 3 6, लेकिन 9 तो नहीं जा रहा, तो वैसा का वैसा लिख लेंगे। ठीक है, फिर 3 से निकालेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, फिर दोबारा से 3 से निकालेंगे, 3 एकम 3। देखो भाई, ये मैं वो मेथड बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में आप कर रहे होंगे। बेशक कोई ऐसा होगा जो जल्दी से कर लेगा भाई, निकाल के करा जा सकता है। आपको अगर हैबिट हो गई है तो आप इसको बहुत आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। 12 दूनी 24, 12 तिया 26, 2 और 3 है तो 12 दूनी 24, तिया 72। ये आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। नहीं तो इस तरह से तोड़ लो भाई, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। 3, ये देखो, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तो ये हो गया, और 3 तिरका 9 ये हो गया, 9 8 से 72, यानी 72 इसका एलसीएम है। इसी तरह से इसी तरह से हम इसका एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। एचसीएफ 24 और 36 यहाँ लिखो, और ऐसे नंबर से भाग करो जो दोनों को करे। तो देखो, 2 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को करता है, 2 दूनी 12 दूनी 24, है ना, और यहाँ पर आपके हो गए 18। फिर किससे जा सकता है? दोबारा 2 से जा सकता है, 2 छंगे 12, 2 नंबर 18। ठीक है, बिल्कुल। अब किससे जा सकता है? जो दोनों एक साथ जाए। ऐसा नहीं अब आप बोलेंगे 2 से करिए, नहीं 2 से नहीं, 3 से करेंगे, क्योंकि दोनों नंबर्स को काटना है। हमने यहाँ पर काटा था 2 से, तो सिर्फ 3 बार 6 गया था, 9 तो बिल्कुल कटा नहीं था। ऐसे ही यहाँ पे देखना है, 3 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, दोनों कट गए। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 को भी करे और 3 को भी करे? नहीं। यानी यही जो नंबर्स हैं वो हमारे एचसीएफ निकल चुके हैं। 2 दूनी 4 तिया 12। तो भैया हमने ज्ञात कर लिया कि एचसीएफ कितना है, 72 है, एलसीएम कितना है, 12 है। लेकिन अब आपको रिलेशनशिप पता है कि नहीं? पूछा है रिलेशनशिप भी बताइए, दोनों के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। तो क्या आपको संबंध पता है? जी हाँ, आपको मालूम होना चाहिए कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है 1 नंबर गुणा 2 नंबर। जितना भी नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो तो वो बराबर होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के। यानी कि 72 इंटू 12 जरूर बराबर होगा 24 इंटू 36 के। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देख लो, 12 दूनी
24, 12 7 84 और 2 86, 864, और इसका भी 864 ही आंसर निकलने वाला है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताइए आप तो इतना सा मुझे बताइए। यहां तक आपको बात क्लियर है? तो आगे बढ़े, चलिए। देखिए रेशियो एंड परसेंटेज आप देखेंगे धीरे धीरे अर्थमेटिक का पोर्शन हैवी होता जाएगा और आपको थोड़ा सा डराने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरे दोस्त आपके पास स्ट्रक्चर्ड और कॉन्साइज्ड वे में चीजें हैं तो आप इनसे डरेंगे नहीं। ये देखिए आपके सामने मैं क्या प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको स्ट्रक्चर्ड वे में ही तो सारी चीजें कर रहा हूँ। 5 ब्लॉक थे, उनमें से पहले ब्लॉक को हम पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में देख रहे हैं। ये नहीं कि आए और सिर्फ सिलेबस को थोड़ा 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 ऊपर से डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम आराम से चीजें कर जाएंगे। देखिए रेशियो एंड परसेंटेज क्या कहना चाह रहा है आपको इसमें, देखिए कि द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास इज 3/2, क्योंकि आपको पता चलेगा कि रेशियो और परसेंटेज कहीं ना कहीं दोस्त हैं, चोली दामन का साथ रखते हैं। ठीक है, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात, एक भैया क्लास है उसमें कुछ लड़के हैं, बॉयज हैं, कुछ गर्ल्स हैं, उनका अनुपात जो है वो है 3/2। इस बात को समझ गए? कुल विद्यार्थी 40 हैं, यानी कि यूनिट्स में बात करें तो 3 और 2, यानी टोटल स्टूडेंट है 5 यूनिट। लेकिन ये असल में कितने हैं? 40 के बराबर है। यानी कि हो ना हो एक यूनिट कितने के बराबर है? तो आप बोलेंगे 8 के बराबर है। 5 8 40। अगर एक यूनिट 8 के बराबर है तो बोल रहे हैं कि लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो आप मुझे बताइए लड़कियां कितनी होंगी? अगर एक लड़की 8 के बराबर है तो दो लड़कियां कितने के बराबर होंगी? 16। 2 इंटू 8 कर देंगे तो 16 लड़कियां हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि लड़कियां नहीं बताओ, लड़कियों का प्रतिशत बताओ। तो अब आपको ये तो मालूम चल गया, क्या मालूम चल गया? कि लड़कियां तो 16 हैं, लेकिन परसेंटेज कैसे निकालें? अब आप मुझे एक बात बताइए, आपको मास्टर जी आते थे और आपके स्कूल में आपको मार्क्स देते थे कि भैया 10 में से एक किसी व्यक्ति को 4 नंबर मिले हैं, ऐसे ही लिखते थे और ऐसा गोला अलग लगाते थे, और कोई या तो वेरी गुड या वेरी बैड ऐसा करके कुछ लिखते थे। आपको मालूम है 4 मिले हैं 10 में से, यही कहते थे ना, और परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ गुणा कर देते थे। तो आपको पता चल जाएगा कि 40% नंबर आए हैं भाई के। ऐसे ही यहाँ पे करना है। 16 लड़कियां हैं, किस में से? 40 में से, या कोई या ये कह दो 16 मार्क्स हैं 40 में से, बात बराबर ही है। और आपको परसेंटेज निकालना है क्योंकि लड़कियों का प्रतिशत निकालना है, तो 16/40 इंटू 100 कर दो। अब आप इसको काट दो, तो आप 4 से काट दो 10 बार चला जाएगा, ये 25 बार चला जाएगा, ये 10। अब आप इसको सॉल्व करके देख लो, किसको? 16 इंटू 25/10। बोलो बात समझ में आई? अब इसको करने का क्या तरीका है? आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। देखो इंटू 4 कर दो, नीचे भी 4 कर दो। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि ये 100 बन जाता है और इससे ये कट जाएगा, 4 चौके 16, ये 25 चौके 100, 400/10 हो गया, और आसानी से आप 40% निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे इतनी कहानी करने की क्या जरूरत है, हम तो आसानी से काट देंगे। जी आप आसानी से काट दीजिए, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। ये तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि आपके में है यहाँ पर डेवलपिंग द सेंस ऑफ नंबर्स। अगर आप ये सेंस ऑफ नंबर निकाल सकते हैं इस तरह से तो आप आसानी से कर रहे होंगे। आप देख लो 16/40 इंटू 100। अगर आपको यहाँ दिख रहा है कि 40 जो है इसका अगर आप 10% निकालना जानते हैं, जो कि है कितना? 4। तो अगर 10% आपको 4 निकल के आ रहा है तो ये कितना है? 4 का 4 गुना है, 4 गुना 4, यानी यहाँ पे भी 4 का गुणा होगा तो 40% होगा। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर फिर घुमा दिया आपने, इतना तो हमें पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, ये भी मत करो आप। मैंने कब बोला आप ये करिए? वहां पर आपको जो सहूलियत हो वो करिए, लेकिन सोचने में क्या परेशानी है भाई? कुछ नई सोच आई तो उसको सोच के दिमाग तो लगा सकते हैं ना। 16/40 इंटू 100 करना है। सर हम तो ऐसे करेंगे, जीरो से जीरो काट दिया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 अट्ठा 16, 5 अट्ठा 40, ऐसे करेंगे। भाई बहुत अच्छा, अगर आप ये भी कर पा रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, आप कर जाएंगे। ठीक है जी, हमें वहां से आंसर से मतलब है, कैसे भी निकालें। आप यहाँ से कान पकड़ के या यहाँ से कान पकड़ लो या यहाँ से, कुछ भी जो पकड़ना है पकड़ लो, आंसर निकालो भाई। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़े, एवरेज की बात करते हैं, यानी औसत। देखो भाई पूछा है औसत निकालने की, तो किस तरह से औसत निकालेंगे? ये सवाल सामने है आपके, इसका निकालिए। 5 संख्याओं का औसत 18 है। कुछ 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं और आप उनका औसत निकालेंगे तो वो 18 आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर? मैं आप डायरेक्ट भी तो लिख सकता था, 5 संख्याओं का औसत 18 है तो वो टोटल कितना होगा? 5 इंटू 18, ऐसे भी तो लिख सकता था। लेकिन आपको इमेजिनेटिव तरीके से दिखाना भी तो है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड वही होता है जो आपको इमेजिन करा सके। ठीक है, तो देखो 5 संख्याएं हैं, उनका औसत 18 है। यदि 3 संख्याओं का योग 45 है, इसमें से 1 2 और 3, ये तीनों संख्याएं अगर मिल जाती हैं तो योग देती हैं 45।
ठीक है, तो शेष दो संख्याओं का औसत ज्ञात करिए, यानी इन दोनों का औसत ज्ञात करिए। तो अब सबसे पहले तो विडंबना ये है कि 1 2 3 4 5 औसत होता है सब में बराबर, यानी औसत कहता है कि मैं भी 18, ये भी 18, ये भी 18, ये सब 18, यानी 18 18 कितने, 5 बार 18, तो कितने हो जाएंगे भाई, आप बोलोगे 90, 18 पंचे 90। बात समझ में आई? ये तो 90 होगा, यानी टोटल है 90 और 3 है 45, तो बचे हुए कितने होंगे, ये भी 45 होंगे। तो बचे हुए दो कितने हैं, 45 हैं। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है कि कितना योग है, वो बोल रहे हैं औसत ज्ञात करिए। तो औसत दोनों 45 हैं, तो औसत क्या होगा, भागित 2, क्योंकि औसत होता ही है सम अपॉन नंबर्स। कितना सम है, 45, नंबर कितने हैं, 2 हैं, तो 45 बटा 2 करेंगे, आपके सामने कहानी सामने आ जाएगी। 22.5। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? क्या इस तरह से आपकी एवरेज की कहानी चल सकती है? तो आप आगे करिए, मजा आएगा आपको। देखिए, क्या आप प्रॉफिट एंड लॉस जानते हैं? वो आपसे पूछ रहे हैं सिलेबस में, क्या आपको प्रॉफिट एंड लॉस की समझ है? किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, सामने देख लीजिए कि एक दुकानदार भैया हैं, वो 1500 रुपए में वस्तु को खरीद देते हैं और 1800 में बेच देते हैं, यानी खरीदा 1500 में, एक गोला यहाँ लगाइए, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं कॉस्ट प्राइस। यहाँ से एक डंडा खींचिए और यहाँ पर एक गोला बनाइए, इसमें लिखिए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है, 1800, और जितने ज्यादा में या कम में बेचा वो लिख लीजिए, कितने में ज्यादा बेचा, 300 में ज्यादा बेचा। अब क्या पूछ रहे हैं वो देखिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखो, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस को करेंगे, इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट अपने दिमाग में कर सकते हैं कि यहाँ पर सीपी लिखेंगे, बड़ा हुआ तो एसपी यहाँ पे, कम हुआ तो यहाँ नीचे करके लिख देंगे। कितना बढ़ाया, 300। अब पूछे कि बताओ कितना ज्यादा में बेचा, तो बोलेंगे 300। बोला परसेंटेज कितना है, तो बोलेंगे 300। किस में से, आप बोलेंगे 300 ज्यादा पे बेचा, यानी किस पे ज्यादा बेचा, 1500 में ज्यादा बेचा ना, तो 300 आउट ऑफ 1500। मास्टर जी वाली कहानी याद रखना कि 1500 में से 300 मार्क्स मिले, यानी 1500 की ली थी चीज, 300 एक्स्ट्रा कमा के ले आए, तो 300 आउट ऑफ 1500 और इंटू 100 कर देंगे तो प्रतिशत आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 15 दूनी 30, यानी कि 20% कहीं नहीं जाने वाला। यही है जो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। यहीं पर आपको लॉस पूछ सकता है, अगर लॉस हो रहा होता 1500 की जगह वो 1200 में बेच देता, तो कितना लॉस हो रहा था, वहां भी आपको निकालना था। तो इस तरह से कहानियां प्रॉफिट एंड लॉस की चलेंगी, आपको आती है तो करिए, मजा आएगा। मनी का कॉन्सेप्ट, खासकर इसमें कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, लास्ट टाइम भी पूछ रहे थे कि मनी क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, मनी कुछ नहीं है, डिनोमिनेशंस की बात होती है कि 2500 रुपए है टोटल, आपकी जेब में 2500 रुपए हैं, और 2500 रुपए में कौन कौन से नोट हैं, कुछ 50 के नोट हैं, कुछ 20 के नोट हैं, और कुछ 10 के नोटों में बांटना है। बिल्कुल सही बात है। यदि यदि 50 के 20 नोट आपके पास हैं, तो शेष राशि को 20 और 10 में किस प्रकार बांटेंगे, यही मनी का कॉन्सेप्ट है। आप दिमाग लगाइए कि भाई टोटल 2500 रुपए हैं, ठीक है, टोटल 2500 रुपए हैं, और 2500 रुपए में से यदि 50 के नोट 20 हैं, मतलब 50 50 के 50 50 रुपए के आपके पास कितने नोट हैं, ये 50 50 का रुपए है, नोट है आपके पास, ये कितने हैं, 20 हैं, यानी 50 50 50 20 हैं, तो कितने हो जाएंगे आपके पास, 1000 रुपए तो ये हो गए। बात समझ में आ रही है? 1000 रुपए तो आपके पास यही हो गए। अब आपको कहानी कितने की निकालनी है, ठीक है, 1500 की कहानी बनानी है। इन 1500 रुपए को आप कैसे बांटोगे, और किस किस कौन कौन से नोट हैं आपके पास, 20 का नोट है और 10 का नोट है। अब आप निकाल लीजिए किस तरह से कहानी चलाते हैं। देखो, टोटल अगर 20 के ही नोट होंगे, सारे के सारे 20 के नोट होंगे, तो आप बोलेंगे 75 नोट अगर मैं 20 के ले आता हूं तो मेरा काम बन जाएगा। आप बोलेंगे 10 10 के ही सारे नोट हैं, तो आप 150 नोट ले आओ, तो काम बन जाएगा। या फिर इसका कोई भी मिक्सचर ले लो कि भैया आपने बोल दिया 20 के मेरे पास 50 नोट हैं, तो ये 1000 मैंने यहां से कर दिया, अब बचे हुए कितने, 500। अब 510 के मैं करने वाला हूँ, 50 कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। यानी मैंने 20 के भी 50 ले लिए, 10 के भी 50 ले लिए, और मेरा काम बन गया। इस तरह से आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। तो क्या आपको इस तरह के मनी के कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि नहीं? अभी मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, आपको सिर्फ ये समझ डेवलप कर रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलो भाई, अभी रास्ता बहुत दूर तलक है, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। लेंथ, दूसरा कॉन्सेप्ट वो आपसे पूछता है मेजरमेंट का, कि आपको मापना आता है कि नहीं, और मापेंगे कैसे, उसकी लंबाई ज्ञात करके, उसकी चौड़ाई ज्ञात करके, वॉल्यूम यानी कि उसकी कैपेसिटी कितनी है वो ज्ञात करके, टाइम, टाइम का कॉन्सेप्ट भी आएगा भाई इसी में, क्योंकि मेजरमेंट है ना कहीं टाइम से ही मेजर करते हैं हम चीजें। डिस्टेंस एंड स्पीड, एरिया एंड वॉल्यूम, पैरामीटर्स, ये बहुत सारी चीजें एक एक करके जल्दी जल्दी देखते हैं। लेंथ की अगर हम बात करें, 1 मिनट में ये देख लूं कि हमारी क्लास ऑन है कि नहीं भाई, वरना लफड़ा हो जाएगा। 1 मिनट,
जी 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 जी, बिल्कुल चल रही है क्लास। चलिए, अब आप बताइए लेंथ, लेंथ हमारी कितनी है। देखिए, एक मैदान की लंबाई, ये मैदान जाहिर सी बात है इस तरह का ही कुछ होगा। आप बोलेंगे नहीं सर हमारे यहाँ तो ऐसा है, तो कोई बात नहीं, ऐसा पेपर में नहीं पूछेंगे आपसे, आपसे वही पूछेंगे जो होता है। ठीक है जी। चलिए, तो एक मैदान की लंबाई है 120 मीटर, तो भैया 120 मीटर ये लंबाई हो गई, और इसकी इसकी चौड़ाई है 85 मीटर, 85 मीटर। तो अब आपसे वो पूछ रहा है कि क्या आपको इसका पेरीमीटर पता है। पेरीमीटर यानी परिधि, यहाँ से घूमो और यहाँ तक आ जाओ। तो आप बोलोगे बिल्कुल आसान है, ये तो आसान है, लेकिन आपको फॉर्मूला दे देते हैं तो आपको टफ लगने लगता है। तो फॉर्मूला क्यों लेना है, लेंगे जहां जरूरत होगी, लेकिन जब तक आसानी से हो रहा है करते रहिए। ये 120 है तो ये भी 120 होगा, ये 85 है तो ये भी 85 होगा। तो बस इसको जोड़ना है। तो 120 120 कितने हो गया, 240। तो ये कहानी निपट गई। ये कितना हुआ, देखो 85 85। अब आप देखिए एग्जाम में क्या करेंगे, 80 और 80 जोड़ेंगे 160 हो जाएगा, फिर 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 240 और 160 जोड़ना है, तो 200 और 100 जोड़ेंगे 300, 300 60 और 40 100, तो 300 और 100 400 प्लस 10, यानी टोटल हो जाएगा 410। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी जोड़ना है, और करना ही क्या है। चलिए भाई आगे बात करते हैं, वेट की बात करें। वजन, वजन निकालने को बोलेगा। 5 किलो 250 ग्राम, 5 किलो है, 250 ग्राम है। इसको जोड़ दो आप 3 किलो 750 ग्राम में, जोड़ दो भैया। आप बोलेंगे कि पहले किलो किलो जोड़ लेते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि पहले किलो केजी केजी एक साथ जुड़ेगा, ग्राम ग्राम एक साथ जुड़ेगा, तो ही काम बन पाएगा। अगर आप 250 ग्राम को 3 केजी के साथ जोड़ दोगे तो आपका क्या करोगे, तो ये ग्राम बोलोगे या किलो बोलोगे, आपको खुद ही नहीं मालूम, है ना। तो देखिए 5 किलो को पहले 3 किलो से जोड़ेंगे, तो ये 8 किलो तो अलग ही हो गया, अलग हटा दो इसको। अब ग्राम ग्राम को जोड़ लो, 250 ग्राम और 750 ग्राम जोड़ दो आप, 700 और 200 कितने हो गए, 900, 900 और 50 50 अलग जोड़ दो तो 1000। ये आपको दिख रहा है 750 और 250 1000 ग्राम, तो ऐसे भी कर लो। ये 1000 ग्राम हो गया। क्या आपको पता है 1000 ग्राम मिल के बनाता है 1 किलो, तो 8 किलो ये और 1 किलो ये, तो टोटल दे देगा 9 किलोग्राम। क्या आपको ये किलोग्राम से ग्राम, ग्राम से मिलीग्राम ये सब आता है कि नहीं, यानी मेजरमेंट्स के वेट वाले कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि नहीं, यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है। अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो आप सभी बता रहे हैं, तो आगे क्या होंगी चीजें, इन्हीं की थोड़ी सी वेरिएशंस होंगे, उसमें हम सीखेंगे थोड़ा सा और इन डेप्थ, या फिर कॉन्साइज्ड वे में, जिस तरह से भी आपको सिखाया जा सकता हो, जो बेस्ट पॉसिबल वे होगा उस तरह से मैं आपके सामने लेके आ जाऊंगा। रिसर्च मेरे अंदर, मैं करूंगा रिसर्च, क्या करना है किस तरह से करना है आपके सामने रख दूंगा। आपका बस मुझे साथ चाहिए, साथ दोगे आप मेहनत करके, यानी उन चीजों को प्रैक्टिस करके। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, कैपेसिटी की बात करते हैं। एक टंकी में 250 लीटर पानी आता है, यानी ये जो आपका कैपेसिटी वाला वॉल्यूम वाला है, वो इस तरह से क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे कि एक टंकी में 250 लीटर पानी आता है, यदि प्रतिदिन 35 लीटर पानी उपयोग होता है तो पानी कितने दिन तक चलेगा। क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि अ टैंक होल्ड्स 250 लीटर्स ऑफ वाटर, यानी एक टैंक है, इसमें जो पानी भरा हुआ है वो कितना है, 250 लीटर पानी इसमें भरा हुआ है, और प्रतिदिन प्रतिदिन 35 लीटर पानी जो है यूज हो जाता है। फिर प्रतिदिन, एक दिन 35 हो गया, दूसरे दिन 35 हो गया, तीसरे दिन, ऐसे करते 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 कितने दिन चलेगा ये, जो 35 लीटर काम हो जाएगा उसका। तो अब आप कैसे करेंगे इसको, आपको पता है 250 चीजों को बांटना है 35 करके, तो इस तरह से बांटा जा सकता है। अब आप काट दो इसको, 5 7 35, 5 25, यानी फिर आ गया 50/7, इसको काटेंगे तो यहाँ से दिख रहा है 7 7 49, पॉइंट काटेंगे 14 आएगा, 7.14। अब मुझे बताओ 7 दिन, और दिन का कुछ 0.14 हिस्सा, ये तो काउंट होगा नहीं, पूरे कंप्लीट डेज पूछे हैं, तो हो ना हो 7 दिन ही ऐसे दिन है जहां पर 35 करके हम 250 लीटर पानी को यूज करेंगे। ये आपके अंदर समझ होनी चाहिए। ये कैसे डेवलप होगी, ये डर के तो बिल्कुल नहीं होगी, यानी इस डर को जब आप हटाओगे तब जाके ये समझ आपके सामने डेवलप होगी। लोग मेरी बात समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं आई एम मेकिंग सेंस, आपको भी पता है। तो ध्यान से चुप करके मेरी बात को अपने दिमाग में डालते रहिए, बहुत जल्दी फिजिटी मत हुआ करो, यहाँ से वहाँ मत भागा करो। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। अगर हम इस टाइम की बात करें, टाइम में किस तरह की चीजें पूछेंगे, क्योंकि टाइम भी एक मेजरमेंट का पार्ट होता है। तो एक ट्रेन सुबह 7:45 चलती है, भैया सुबह तलक चली, सुबह बज रहे थे 7:45 AM चलती है, और 2 घंटे 35 मिनट बाद, यानी कि यहां से वो लेती है 2 घंटे 35 मिनट, और पहुंच जाती है अपने गंतव्य तक। तो 2 घंटे 35 सेकंड, सॉरी 35 मिनट,
2 घंटे 35 मिनट बाद वो पहुंच जाती। अब आपको इसको जोड़ना आना चाहिए। यानी देखो पिछली बार भी उसने क्या करा था पिछले क्वेश्चन में कि किलोग्राम, आप देखेंगे ना पीछे जो हमने पढ़ा था, किलोग्राम को किलोग्राम से, ग्राम को ग्राम से ही जोड़ा जाता है। ये समझ आपको है कि नहीं? यहाँ भी वो यही कह रहा है कि जो घंटे हैं वो घंटों से जुड़ेंगे, जो मिनट्स हैं वो मिनट्स से जुड़ेंगे, जो सेकंड्स हैं वो सेकंड्स में जाके जुड़ेंगे। तो क्या आपको ये पता है कि नहीं? देखो सबसे पहले 7:45 से जाना है और 2:35, आप खुद सोचिए कि ट्रेन में बैठे 7:45 पे 2 घंटे 35 मिनट बाद कितना बजेगा। तो आप देख लीजिए 7:45 से 2 घंटे जोड़ो सबसे पहले, तो 7 के बाद 8 9, 9:45 तो 2 घंटे की कहानी निपट गई। अब बचा 35 मिनट। अब इसमें 35 मिनट और जोड़ना है। ठीक है, तो 9:45 से आप बढ़ेंगे बढ़ेंगे तो 10 बजे तक आते आते 15 मिनट खर्च हो जाएंगे। यानी 35 में से 15 मिनट यूज कर लिया, बचा हुआ 20 मिनट। 20 मिनट इसको दे दो तो 10:20 हो रहे होंगे, आपका काम हो जाएगा। इस तरह से आपको आता है तो ठीक है, अगर इस तरह से नहीं आता है तो और डायरेक्ट ऐड कर लीजिए। डायरेक्ट ऐड करने में कोई भी तकलीफ नहीं है। 7:45, यहाँ पर 2 घंटा 35 मिनट जोड़ दीजिए। 5 5 10, 4 3 7 और 1 8, और यहाँ 7 8 9, 9 घंटे 80 मिनट। अब आप बोलेंगे ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं 80 मिनट जैसा कुछ। 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो कोई बात नहीं, 80 मिनट का 60 मिनट मिलके 1 घंटा इसको दे देगा, तो 9 की जगह हो जाएगा 10, और इसमें से 80 में से 60 चला गया तो 20 बचा, यानी 10:20 हो रहे होंगे। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। सेंस की जरूरत है, आप जिस तरह से सेंस को यूज कर लें उस तरह से वो आपके काम आ जाएगा। चलिए बात करते हैं डिस्टेंस और स्पीड की। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो डिस्टेंस और स्पीड के बारे में पूछ रहा है। भैया ये भी मेजरमेंट, क्योंकि डिस्टेंस नापते हैं, स्पीड को मापा जाता है। आपके मापने के लिए आपके स्पीडोमीटर लगा रहता है आपकी गाड़ी में, वही स्पीड बताता है। तो भैया साइकिल चालक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, बड़ी तेज चल रहा है भाई। एक साइकिल भगा रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी अगर 1 घंटा चलेगा तो 12 किलोमीटर चलेगा। 1 घंटा अगर वो साइकिल दौड़ाता है तो 12 किलोमीटर चल पाएगा। जब हम बोलते हैं ना स्पीड 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 क्या होती है, तो बोल रहे हैं कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसका सेंस क्या हुआ? इसका सेंस ये हुआ कि अगर कोई 1 घंटा गाड़ी चलाएगा तो 12 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। गति से चलता है, यदि वह 1 घंटा 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, इतनी की स्पीड से चलता जाए और 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटा चले तो कितना होगा? तो आपको मालूम होना चाहिए स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बड़ा फॉर्मूला है, फेमस फॉर्मूला है, आपको मालूम होना चाहिए। तो आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप आसानी से कर सकते हैं कि स्पीड इनटू टाइम अगर मैं कर देता हूं तो डिस्टेंस निकाली जा सकती है। बस इसी फॉर्मूले को आप शांति से यहां रख के आसानी से निकाल सकते हैं डिस्टेंस को। स्पीड कितनी है? आप बोलोगे 12 घंटे की स्पीड है, और कितने से चल रहा है? डेढ़ डेढ़ घंटे, सॉरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, 1.5 घंटे तक चल रहा है। आप आसानी से निकाल लो। अब आप इसको सॉल्व करने में परेशानी करेंगे तो 1.5 को आप लिख दो 3/2, और इससे काट लो 2 छंगे 12, 6 तिया 18। 18 किलोमीटर ऐसी वो दूरी है जो 1.5 घंटे में 12 की स्पीड से वो तय कर लेगा। बात समझ में आई? बस ये आपको आना चाहिए। एरिया एंड वॉल्यूम की बात करें, देखो वॉल्यूम हमने कैपेसिटी की बात कर ली, एरिया की अगर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं तो क्या है कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। अब आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। मैं क्या करा रहा हूँ? क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ दोस्त, मैं आपको सिलेबस के आधार पे बता रहा हूँ कि ये एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे थोड़ा सा लेवल ऊपर या नीचे इस तरह के आसपास घूमेगा कहीं ना कहीं। तो देखो द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। विड्थ कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। अब पूछ रहा है कि एरिया कितना है। आपको मालूम होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दोगे तो एरिया आ जाएगा, 15 इंटू 8 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने। बोलो बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। पैरामीटर की बात करें यानी परिधि, अभी हम पढ़ के आए हैं, एक बार और पढ़ते हैं कि एक वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात करिए। यानी एक भुजा है वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर, उसकी भुजा है 9 9 9 9। बोल रहे हैं कि क्या? फाइंड इट्स पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? सारी साइडों को जोड़ दो, यानी 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू 9 36। इस तरह से अब पैटर्न्स आते हैं कुछ ना कुछ, टाइम के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में। तो इस तरह से पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। जैसे 3 3 में 4 जोड़ो 7 आ गया, 7 में 4 जोड़ो 11 आ गया, 11 में 4 जोड़ो 15 आ गया, 15 में 4 जोड़ो 19 आ गया, 19 में 4 जोड़ो 23 आ गया। तो इस तरह से कहानी आपकी
आगे बढ़ते जाएगी। इस तरह के पैटर्न्स होते हैं वो आपको करना होते हैं। तीसरा जो ब्लॉक आता है वो बन के आता है ज्योमेट्री का, ज्यामिति का। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको मैं अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं क्या कर रहा हूँ, गागर में सागर भरने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ही क्लास में सारे सिलेबस के एक एक दो दो क्वेश्चंस लगा के आपके सामने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कितनी कारगर चीज़ है। अगर आप ये देख रहे हैं तो दोस्त आप बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो के इस क्लास के इस हिस्से तक पहुँच चुके हैं तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं भाई अपने साथ। देखिए शेप्स एंड स्पेड, क्योंकि आधे लोग यहीं से दूर चले जाएंगे, घबरा जाएंगे, डर उनको ले डूबेगा। अगर आप नहीं डर रहे हैं तो आपका जरूर ये विश्वास रखिए आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा। देखिए शेप्स और स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग्स की बात करें, किस तरह से ये काम करती है। क्या आपको पता है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या अंतर होता है ना, क्या किस तरह के उनके डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, विकर्ण जिन्हें बोलते हैं, उनकी साइड्स 90 डिग्री पे होती हैं कि नहीं, ऑपोजिट साइड कैसी होती हैं, इसमें बराबर होती हैं या नहीं होती हैं। क्या आपको ये डिफरेंशिएट करना आ रहा है, ये स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, तो आप शेप्स और स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग की समझ को बरकरार रख लेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी भाई। आगे बात करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। देखो लाइन्स और एंगल्स क्या होती है। आप बोलोगे लाइन्स ये होती है, एंगल ये होती है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। यहाँ पर कुछ भी एंगल दे दिया जाता है, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का। यहाँ पर एक लाइन होती है। क्या आपको मालूम है यहाँ पे भी एक एंगल होता है? जी हाँ, यहाँ पे भी अगर इस बिंदु को लेकर खींचा जाए तो ये 180 डिग्री का एंगल बनाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। 90 से बड़ा और 180 से छोटा कोण किस प्रकार का होता है? यानी कि 90 से बड़ा, 90 यहाँ होता है, अगर एक खींचा जाए तो ये 90 है। बोल रहे हैं कि 90 से बड़ा होना चाहिए, यानी ऐसा होना चाहिए। अरे भाई इसको थोड़ा सा ना मिटा देते हैं, मिटो देते हैं, मिटो देते हैं। देखो भाई देखो, देखो वो कह रहा है कि 90 से बड़ा, बहुत अच्छे, इतनी अच्छी ड्राइंग माशाल्लाह। 90 से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। अगर 180 कर देते तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता, और अगर यहाँ पर रख देते तो ये इतना इतना 90 हो जाता। बोल रहे हैं कि 90 से बड़ा और ये 180 से छोटा। इस एंगल को क्या बोलते हैं, क्या आपको मालूम है? इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। क्या आपको ये समझ है कि 90 से छोटे एंगल को, छोटे एंगल्स को एक्यूट एंगल बोलते हैं, इससे बड़े को, पूरे एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, जो 90 डिग्री है उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, जो पूरा स्ट्रेट है उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, जो 180 से ज्यादा का है, 180 से ज्यादा का है, 180 से ज्यादा का है उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्या आपको ये मालूम है? और अगर पूरा घूम के आ जाए बिंदु वहां पर तो वो 360 होता है, यानी कंप्लीट एंगल होता है। क्या आपको इन एंगल्स की लाइंस की समझ है कि नहीं? यही तो वो आपसे पूछ रहा है, और इसी के आधार पर ट्विस्ट एंड टर्न करके आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। ट्राइंगल्स की बात करते हैं। इसी इसी श्रेणी में अगली चीज जो आपको डराती है वो है त्रिभुज। इस तरह से एक त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, एक 6 है एक 8 है। तो क्या आपके अंदर कैपेसिटी है तीसरे निकालने की? जी नहीं, आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। हाँ, आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि पॉसिबल रेंज कितनी होगी। ठीक है, तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो तीसरी साइड होती है किसी भी ट्राइंगल की, तीसरी साइड, वो उन दोनों, दो जो साइड्स हैं उनसे तो छोटी होगी। उनसे कैसी होगी? छोटी होगी। इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा समझने वाले फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक एक ऐसे बनाओ, ठीक है, इसको ऐसे याद करते हैं, है ना। देखो क्या होगा अगर दो साइड 6 और 8 है, मान लिया हमने एक साइड 6 और 8 है, कुछ भी है ना, तो 6 और 8 का योग होगा यहाँ पर। मान लो ये वो योग है 6 और 8 का, और ये जो लाइन है ये 6 और 8 का डिफरेंस है, यानी 8 - 6 मोटा मोटी 2, है ना, 6 और 8 का डिफरेंस है। ठीक है, तो जो तीसरी साइड होती है, तीसरी साइड होती है वो इन दोनों के बीच में होती है, यानी योग और डिफरेंस के बीच की होती है। यानी वो योग से तो छोटी होगी और डिफरेंस से बड़ी होगी, यानी दो, दो से वो बेशक बड़ी होगी, दो से तो बड़ी ही होनी है ना। देखिए देखो 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 देखो, समझिए भाई, दो से तो वो बड़ी ही होगी और 14 से छोटी होगी। क्या छोटी होगी? तीसरी साइड। अगर आपको त्रिभुज की
त्रिभुज की दो साइड दे रखी हो तो तीसरी का आप अंदाजा लगा सकते हो। देखो कैसे, 6 8 14, 14 से छोटी होनी चाहिए और 6 8 में से 6 का 2, 2 से बड़ी होनी चाहिए, यानी 2 से 14 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ये आपको अंदाजा आना चाहिए। क्या आपके अंदर ये समझ है? तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको मजा आने वाला है। नहीं है तो भी बढ़िया, क्योंकि समझना तो है ही दोस्त, एग्जाम तो निकाल रखा है हमने टीयर 1। सर्कल्स की बात करते हैं। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड इट्स डायमीटर। बोल रहे क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, रेडियस अगर 7 है तो डायमीटर तो 2 गुना होता है रेडियस का, आपको मालूम है। अब रेडियस क्या होती है, त्रिज्या, ये होती है रेडियस। अगर इसका डबल कर दें, ये वाला भी गिन लें, तो ये पूरा का पूरा डायमीटर बना देता है। तो बस वही तो कर रहे हैं, तो बना दीजिए। डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू 7, यानी 14 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। आगे बात करते हैं सॉलिड्स अराउंड अस। ठोस चीजें आपके आमने सामने क्या है, जैसे कि घन, क्यूब आपने देखा होगा अपने आसपास। तो क्यूब क्या होता है, क्या आपको मालूम है? क्या आप इस तरह से ड्राइंग कर सकते हैं क्यूब की? ठीक है। क्यूबॉइड क्या होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए, जिसका बेस रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड हो गया। इसमें सारी साइड बराबर होती हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बराबर होती हैं, एक समान होती हैं। और क्यूबॉइड में ये क्यूब है। क्यूबॉइड में क्या है, क्यूबॉइड में आपको मालूम होना चाहिए कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग होती है, ए बी सी। अब इन्हीं के आधार पर वो आपसे कुछ कुछ ऑपरेशंस कराता है, जैसे इसका लेटरल सरफेस याद कर लीजिए, टोटल सरफेस एरिया याद कर लीजिए, है ना, यानी क्षेत्रफल निकालिए, वॉल्यूम निकालिए, कुछ वॉल्यूम निकालने का बोलेगा कि भाई इसकी कैपेसिटी कितनी है, आपको सब मालूम होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से वो आपसे सवाल पूछेगा। देखो डाटा हैंडलिंग की बात करें, चौथे ब्लॉक तक हम पहुंच गए भाई आसानी से। आप देखिए आपकी समझ कितनी व्यापक होती जा रही है। टेबल्स और चार्ट्स में आपसे सवाल पूछ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं सांख्यिकी को टेबल्स, चार्ट, ग्राफ्स, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ आदि आदि में बांट के आपको डेटा देगा और आपसे बोलेगा कि इन डेटा, डेटा यानी क्या, नंबर्स, नंबर्स से खेलिए और मुझे कुछ कुछ निकाल के बताइए। क्या, जैसे इसमें पूछा है 10 15 20 और 25 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः नीचे है, यानी किसी व्यक्ति ने 10 मार्क्स लिए होंगे स्टूडेंट ने, किसी के 15 आए हैं, किसी के 20 आए हैं मार्क्स और किसी के 25 आए हैं। 10 अंक प्राप्त करने वाले 5 विद्यार्थी हैं क्लास में, 15 मार्क्स प्राप्त करने वाले 8 हैं, 20 अंक प्राप्त करने वाले 10 हैं और 25 अंक प्राप्त करने वाले 7 हैं। तो पूछ रहे हैं कि टोटल संख्या बताइए विद्यार्थियों की। तो भैया ये नहीं भी देते तो भी हम कर लेते। जी हाँ, आप निकाल लीजिए, 30 आंसर आने वाला है, क्योंकि देखिए 7 5 12 8 20 10 30, 30 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने टोटल क्लास में एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ कि कितने आसान है? नहीं, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस तरह के सवाल आते हैं, वो इसमें से आपसे पूछ सकता है। अब यहीं पर मैं एक क्वेश्चन ट्विस्ट कर देता हूँ और मैं पूछता हूँ कि 15 मार्क्स प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत कितना है? 15 मार्क्स पाने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो आप बोलेंगे 15 नंबर तो 8 लोगों ने पाया है। तो जी हाँ, आप बोलेंगे 8 लोगों ने पाया है। और कितने में से पाया है? 30 में से पाया है। और प्रतिशत पूछ रहे हैं, तो ये लो, ये बन गया एक सवाल। 8 आउट ऑफ 30 इंटू 100, इसको सॉल्व करते रहिए, आपका आंसर आ जाएगा 80/3। इसको आप कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 और 1/3, 23 सही। 1/3% ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने 15 नंबर प्राप्त किए हैं। समझ में आ रहा है? इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछता है। ऐसे ही बार ग्राफ आ जाता है आपके सामने, है ना, जैसे अभी हमने देखा, एक टेबल्स में देखा, चार्ट बना के देखा, ऐसे ही बार ग्राफ कुछ नहीं है, डाटा को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है और आप इन डंडियों से घबराते रहते हैं। अब भाई डंडी तो दे रखी है और क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि मंडे को डंडी बड़ी 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 40 नंबर तक प्राप्त कर लिए, ट्यूसडे की डंडी बड़ी 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 और 50 और 60 के बीच में 55 तक प्राप्त कर लिए इसने, वेडनेसडे में बड़ी 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 50 तक पहुंच गई, कि थर्सडे को बड़ी डंडी 60 तक पहुंच गई, फ्राइडे से बढ़ते हुए गई और 50 तक फिर पहुंच गई। कहानी कहीं 50-55 के बीच में होगी भाई, 55 पे मान लो इसको, है ना, या 50 और 55 के बीच में है तो 52 मान लो। ठीक है, सैटरडे से आगे बढ़ी, आगे बढ़ी और आगे बढ़ी और 45 तक पहुंच गई। जी हाँ, ऐसे ही देखते हैं। संडे में आगे बढ़ी, बड़ी 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 और 40 तक ही पहुंची कहानी उसकी, 40 या थोड़ी 40 से थोड़ी कम मान लो, 38 मान लो, क्योंकि ये डंडा हमें थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है इधर से, है ना। तो इस तरह से ये चीजें यहाँ पर चलती हैं। अब लेकिन क्या पूछा है, पूछ रहे हैं कि 40 बुक्स वर सोल्ड ऑन मंडे, बिल्कुल सही बात है, 40 मंडे को हुई, एंड 55 वर ऑन ट्यूसडे, यानी मंगलवार को 55 हुई है। तो 40 और 55, इनके दोनों का डिफरेंस बताइए। तो 40 और 55 के बीच का डिफरेंस कितना है? आप बोलेंगे 15।
यहीं से वो प्रतिशत पूछते कि बताओ कितना प्रतिशत चेंज आया ट्यूसडे में मंडे के कंपैरिजन में, यानी कि मंडे से कंपेयर करते हुए ट्यूसडे में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। तो आप बोलेंगे 15 बड़ा है, 40 पर बड़ा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए गुरुजी ने बताया था 100 से कर दीजिए। हमारे मास्टर जी तो यही कहते हैं। तो भाई 4 काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 15 पने 75, 75 बड़े तो 37.5% ऐसा है जो मंडे से बढ़ते बढ़ते ट्यूसडे में पहुंच चुका है। बात समझ में आई? तो बार ग्राफ इस तरह से एनालाइज किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। कुछ पाई चार्ट होता है भाई, पाई 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 से घबरा जाते हैं कि भाई पाई पाई तो भाई पाई है, पाई पाई जोड़कर मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया है, इसको ऐसे ही व्यर्थ कैसे बहा दें। तो वो पाई नहीं है भाई, ये पाई चार्ट है। पाई बोलते हैं किसी भी गोल कृति आकार को जिसको भागों में बांट दिया जाता है। जैसे कि आपका पिज्जा, पिज्जा को आप पकड़ के काट देते हैं 4 भागों में, जितनी पाई चाहिए उतना अपना पाई ले लो और खाओ। ऐसे ही होता है कि नहीं? जी हाँ, ऐसे ही होता है। चलिए अब हम बात करते हैं पाई चार्ट में आखिर ये पूछता क्या है कि पाई किसी पाई चार्ट में 25% भाग खेल का है। कोई एक स्पोर्ट हो रहा है और उसमें से 25 कोई कोई किसी जीवन का हिस्सा है, मान लो किसी व्यक्ति के, उसमें वो 25% उसका हिस्सा स्पोर्ट का है, बाकी और चीजों का आर्ट का हो गया, विज्ञान का हो गया और दूसरी अदर्स चीजों का हो गया। तो पूछ रहे कि कितने विद्यार्थी खेल में है, तो आप बोलो और टोटल विद्यार्थी 200 है, यानी 200 टोटल हैं। इस 200 में से 25% ऐसे लोग हैं जो स्पोर्ट खेलते हैं। तो आपको 200 का 25% निकालना आना चाहिए। क्या आपको 200 का देखते ही 10% दिखता है कि नहीं? अगर आपको 10% निकालना आता है कि पीछे से एक जीरो हटा दो और 20 तक पहुंचोगे तो ये इसका 10% हो गया। तो 25 निकालने के लिए 10, 10 और 5 ऐसे ही तो करना है, बस ये तो कहानी बनानी है। तो अगला 10 भी 20 होगा और 5 इसका आधा होगा यानी 10 होगा। 20 20 40, 10 50 ऐसे भी आप निकाल सकते हैं अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है। या फिर आप जो करते हैं शून्य बटा सन्नाटा करके 25% निकालना है। कैसे? 25% ऑफ 200, इसको कैसे निकालते हैं? 25/100 गुणा 200। आप ऐसे कर सकते हैं, काटा 25 दूनी 50, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जिस तरह से आपकी बल्ले बल्ले हो जाए वैसे कर लीजिए। लाइन्स एंड ग्राफ्स की बात करते हैं। मैं आपको बशर्ते यहाँ पर ये बेशक ये सारी चीज़ें सिखाने आया हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके सामने होंगे और किस तरह से आपको उनको डील करना है। दूसरी बात, आपको डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डर गए तो दोस्त यहाँ पर मर जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है? तो लाइन ग्राफ की बात करें तो एक रेखा ग्राफ में तापमान के 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ती है, तो कितनी वृद्धि हुई? सीधी सी तो बात कर रहे हैं कि यहाँ 30 डिग्री से बढ़ते बढ़ते वो 35 डिग्री तक पहुंच गई, तो कितनी वृद्धि हुई? कितना सवाल पूछा खतरनाक। 5 डिग्री सेंटीग्रेड ही तो बढ़ी है भाई। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि बताओ पहले दिन के कंपैरिजन में कितना कितना बढ़ गया। तो आप बोलोगे पहले दिन कितना हुआ था? 10, 25 से 10 हुआ था। 25 से देखो घटा, बढ़ा, घटा, टेम्परेचर तो बढ़ता घटता रहता है। तो आप बोलेंगे 25 से 10 यानी कितना कम हुआ था? आप बोलेंगे 15 कम हुआ था। यहाँ का 15 है, यहाँ का 5 है। अब बोलेंगे कितना डिफरेंस है दोनों का? तो 15 और 5 का 10 डिफरेंस है, यानी दोनों के बीच में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो सकता है। तो इस तरह से वो ट्विस्ट एंड टर्न्स करके आपसे सवाल पूछ सकते हैं। इसी में वो प्रतिशत, यानी इसमें परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल आप देखेंगे कि पाएंगे ही पाएंगे। अगर ऐसे सवाल आते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे इस बार लग रहा है कि वो प्रतिशत पे जरूर पूछने वाला है, तो प्रतिशत को ध्यान से करेंगे। इस तरह से सारी चीजें आपके सामने हो जाती हैं, है ना? इस तरह से ये चौथा जो ब्लॉक है खत्म हो जाता है। पांचवा ब्लॉक जो सबसे लास्ट होता है हमारे सिलेबस का, उसको और देख लेते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या इन सारी चीजों में पूछा जाता है। नंबर पैटर्न्स, जैसे कुछ नंबर्स दे देंगे और उनमें कुछ पैटर्न दे देंगे, आपको डिफरेंस इनटू मल्टीप्लाई करके वही नंबर्स के ऑपरेशन लगा के उसका निकालना है। जैसे आप इसमें देखेंगे डबल करते जा रहे हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, हो ना हो बेशक 32 आएगा, फिर 64 आएगा, इस तरह से 128 आएगा, इस तरह से आपका 256, ऐसे कहानी चलती चलेगी। आगे आप बढ़ाते चलना। ऐसे ही शेप्स आते हैं। ये तो मैंने बहुत एक एग्जाम्पल लिया है कि पहले सर्कल आ गया, फिर ट्राइंगल, फिर सर्कल, फिर ट्राइंगल, फिर सर्कल, फिर ट्राइंगल, फिर सर्कल, फिर ट्राइंगल, ऐसे एक शेप बनता रहेगा। इसी तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स करके कुछ कुछ शेप दे देंगे, आपको आंसर निकालना है। अल्फाबेट्स के फॉर्म में दे देंगे, ए बी छोड़ दो सी आ गया, डी छोड़ दो ई आ गया, एफ छोड़ दो जी आ गया, एच छोड़ दो आई आ जाएगा, यहाँ पर तो आई आंसर हो जाएगा। इस तरह से वो चीजें आपसे पूछते रहेंगे। बात समझ में आई होगी आपको कि मैं आपसे अभी तक इस कहानी में, इस पूरे लेक्चर में क्या कहना चाह रहा था। देखिए, जैसे ही भिड़ते से ही जो मैंने आपसे कहा था कि आपको कहीं ना कहीं इस कम दिनों में 27 या 25 दिनों की जर्नी को, जो आपके सामने बचे हैं 20 से 25 दिन, इसकी जर्नी को स्ट्रक्चर्ड
स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कवर करने की जरूरत है। पहली चीज, सबसे पहले तो मैंने यही बोला था कि 25 दिन है दोस्त मेरे, डरना नहीं है आपको। फिर मैंने आपसे बोला था कि डरना क्यों नहीं है। इस क्यों का सवाल देते हुए मैंने ये पूरा लेक्चर लिया, और इस लेक्चर को लेते लेते मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चीजें करनी है। दूसरा दूसरा आपको कंसाइज वे में करना है। स्ट्रक्चर्ड ही नहीं, कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त रूप में, जैसे भी इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इस तरह से चीजें आपको करनी है, यानी स्ट्रक्चर्ड भी होना चाहिए और कंसाइज भी होना चाहिए। लेकिन ये कॉइन का आधा हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है आपका साथ, क्योंकि आपका साथ होगा तभी ही चीजें आगे बढ़ पाएंगी। तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपको आना ही चाहिए, कंसाइज वे में आपको चीजें पता होनी चाहिए, और आप साथ साथ मेहनत करेंगे तो ये केवीएस पीआरटी का जो एग्जाम आपके सामने लगा हुआ है 25-27 मार्च से, ये एग्जाम आपका जरूर निकलेगा। ये अपने अंदर विश्वास बनाइए। ये जब डर हटेगा तब विश्वास आएगा। विश्वास विल रिप्लेस डर ओनली इफ यू डू दीज थ्री थिंग्स, स्ट्रक्चर्ड वे, कॉन्साइज वे, साथ साथ मेहनत। तो भाई इस तरह से आपकी बात बन जाएगी। अगर आपको बात बनाना है तो इस तरह से आगे बढ़ते रहिए और सीखते रहिए। इस पूरे लेक्चर में मैंने आपको कुछ चीज़ें सिखाने और समझाने की कोशिश करी। जो समझदार हैं उनको इशारा काफ़ी है, वो समझ चुके होंगे कि किस तरह से हमें चीज़ें करनी हैं। और इस तरह से मैं कोशिश करूँगा कि ये स्ट्रक्चर्ड और कॉन्साइज्ड वे में आपके सामने यूट्यूब पर भी क्लासेस लाऊं। बेशक हम इस तरह की क्लासेस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो मैं कोशिश करूँगा ही करूँगा, लेकिन हमारे पूरे ऐप पर, इस ऐप पे, इस कोर्स के जरिए हमने इसको डेवलप किया है ताकि कॉन्साइज और स्ट्रक्चर्ड वे में आपके सामने चीजें रखी जाए। क्योंकि अब समय व्यर्थ करने का नहीं है, वेस्ट करने का नहीं है। एक जगह से कहीं से भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, कॉन्साइज वे में जो आपको पढ़ाए, जिसका आपको समझ में आए उसका लो और आगे बढ़ो दोस्त। मैंने भी एक ऐप पे, आप इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक मिल जाएगी आपको, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। एम कृति ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एक नंबर इसके नीचे डलवा दिया जाएगा, उस पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं कि किस तरह से कोर्स को अवेल किया जाए। उस कोर्स को हम 20 ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं कि 20 दिन में आपका काम हो जाना चाहिए। 20 डेज, 20 से 25 दिन के अंदर आपका काम हो जाना चाहिए, प्लस कुछ अच्छी छोटी मोटी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जानी चाहिए, जिससे आपका काम बन जाए। तो मिलते हैं दोस्त अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा लेकिन, हाँ।